हिस्ट्री इतिहास सेट नंबर 15। लुसेंट सेट नंबर 15। तुगलक वंश 1320 से 1398 ईस्वी। 5 सितंबर 1320 की खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 को दिल्ली में सिंहासन पर बैठा। गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय में लिए गए अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दिया। इसने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया। संभवतः नहरों का निर्माण करने वाला गयासुद्दीन प्रथम शासक था। नहरों का निर्माण करने वाला गयासुद्दीन प्रथम शासक था। नहरों का निर्माण करने वाला गयासुद्दीन प्रथम शासक था। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा क्रियान्वयन क्रमशः 4 योजनाएं थी। दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि 1326 से 1327, राजधानी परिवर्तन 1326 से 27, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1329 से 30, खुरासन एवं कराची का अभियान, ये सब जो है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा चलाए गए। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकवाद नाम का एक नया नगर स्थापित किया। रोमन शैली में निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण भी हुआ। इस दुर्ग को 56 कोट के नाम से भी जाना जाता है। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान से लौटते समय जूनागढ़ द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गई। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गई। गयासुद्दीन के बाद उलुग खां या जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृतियों एवं दूसरे के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु कहा गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर-ए-कोही नामक एक नवीन विकास की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर-ए-कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित और इसका नाम दौलताबाद रखा। मोहम्मद बिन तुगलक अपने प्रत्येक मल्ली के सामान में 2 पोशाक दिया जाता था, एक जाड़ी में और दूसरा गर्मी में। कहा जाता है कि डाक प्रबंधों के द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक के लिए ताज़े फल, खुरासन पीने के लिए गंगाजल मंगवाया जाता था। सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसा, फरिश्ता के अनुसार तांबा, बरनी के अनुसार धातुओं के सिक्के चलवाए, जिनका मूल्य चांदी के रुपये टका के बराबर होता था। एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी। एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी। सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग चीन के कुबलई खां एवं ईरान के गजन खां नामक एक मंगोल शासक ने भी किया था। अफ्रीका मोरक्को यात्री इब्न बतूता लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया। सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। 1342 ईस्वी में सुल्तान ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा। इब्न बतूता की पुस्तक रेहला में मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन किया है। इब्न बतूता की पुस्तक रेहला में मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। इसने अपने पुस्तक में विदेशी व्यापारों के आवागमन, डाक चौकियों की स्थापना यानी डाक व्यवस्था एवं गुप्तचर व्यवस्था के बारे में लिखा है। इसने नगारों की भारी ध्वनि के बीच एक स्त्री को सती होने के दृश्य का वर्णन किया है। इसके कथनानुसार सती होने के लिए सुल्तान से अनुमति लेनी पड़ती थी। मोहम्मद तुगलक के समय जिया नक्शबी पहला व्यक्ति था जिसने संस्कृत कथाओं की एक श्रृंखला का फारसी में अनुवाद किया था। इस पुस्तक का नाम तूतीनामा था, जिसमें एक तोता एक ऐसी वीरहिनी नायिका को कहानी सुनाता था जिसका पति यात्रा पर गया है। मोहम्मद तुगलक ने जीन प्रभु सूरी नामक और साधु को अपने दरबार में बुलाकर सम्मान प्रदान किया था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 ईस्वी को सिंध जाने समय भट्टा के निकट गोडाल में हो गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु
20 मार्च 1351 ईस्वी को सिंध जाते समय बाटा के निकट गुड़ाल में हुई थी। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरियर एवं बुका नामक दो भाइयों ने 1336 में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरियर एवं बुका नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की। महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बदाऊनी लिखता है, अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसी लोगों से मोहम्मद बिन तुगलक शेख और अलाउद्दीन का शिष्य था। वह सल्तनत का पहला शासक था जो अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच में सलार मसूद गाजी के मकबरे में गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने बदायूं में मीरन मुल्हिम, दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया, मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन, अजुदन में शेख मुल्तान आदि संतों की कब्र पर मकबरे बनवाया। फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक बाटा के नज़दीक 20 मार्च 1391 को हुआ। पुनः फिरोज का राज्याभिषेक दिल्ली में अगस्त 1351 को हुआ। खलीफा द्वारा इसे कासिम अमीर उल मोमिन की उपाधि दी गई। राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों में समाप्त कर केवल 4 कर खराज, लगान, खुम्स, युद्ध में लूट का माल, जजिया एवं ज़कात को वसूल करने का आदेश दिया। फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान था। फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान था। फिरोज तुगलक ने एक नया कर सिंचाई कर भी लगाया जो उपज का 1/10 भाग था। फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। फिरोज तुगलक ने 300 नए नगरों की स्थापना की। इसमें हिसार, फिरोजाबाद, दिल्ली, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर प्रमुख है। इसके शासनकाल में खिजराबाद, टापरा गाँव एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया। सुल्तान फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग दीवान खैरात की स्थापना की। सल्तनकालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या करीब 1,80,000 फिरोज तुगलक के समय थी। दासों की देखभाल के लिए फिरोज ने एक नए विभाग दीवान बंदगान की स्थापना की। इसने सैन्य पदों को वंशागत बना दिया। इसने अपनी आत्मकथा फतुआ-ए-फिरोजशाही रचना की। इसने जियाउद्दीन बर्नी एवं शम्स से सिराज अफीफ को अपना संरक्षण प्रदान किया। इसने ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लुटे हुए 1300 ग्रंथों में से कुछ को फारसी में विद्वान अलाउद्दीन द्वारा दलावत-ए-फिरोजशाही नामक से अनुवाद करवाया। इसने चांदी एवं तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के भारी संख्या में जारी करवाए जिसे अवध एवं बीख कहा जाता है। फिरोज तुगलक की मृत्यु 1388 ईस्वी में हो गई। फिरोज काल में निर्मित खान ए जहां तेलंगाना के मकबरा की तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर के मस्जिद से की गई है। सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद तुगलक था। इसके शासन दिल्ली से पालक तक ही रह गया। तैमूरलंग ने सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के समय 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। नसीरुद्दीन के समय में ही मलिक को कुसर्क पूर्वाधिपति की उपाधि धारण कर एक हिजरा मलिक सरवर ने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। इसने सुल्तान की उपाधि न धारण करने पर अपने को रैयत-ए-आली की उपाधि से ही खुश रखा। खिज्र खां तैमूरलंग का सेनापति था। भारत से लौटते समय तैमूरलंग ने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर एवं दीपालपुर का शासक नियुक्त किया। खिज्र खां नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजता था। खिज्र खां की मृत्यु 20 मई 1421 में हो गई। खिज्र खां के पुत्र मुबारक खां ने अपने शाह की उपाधि धारण की थी। याहिया बिन अहमद सरहिंदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। इसने
इसकी पुस्तक तारीख मुबारक शाही में सैयद वंश के विषय में जानकारी मिलती है। यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना मुबारक शाह ने की थी। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह था। सैयद वंश का शासन करीब 37 वर्षों तक रहा। लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। वह 19 अप्रैल 1451 को बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोधी को दिया जाता है। बहलोल लोधी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया। वह अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारता था। वह अपने सरदारों के खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा रहता था। बहलोल लोधी का पुत्र निजाम खां 17 जुलाई 1479 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। 1504 में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की। भूमि के लिए मापन के प्रामाणिक माना गाजी सिकंदरी का परिचालन सिकंदर लोधी ने किया। गुरुरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोधी था। सिकंदर लोधी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया। इसके आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरहंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद हुआ। इसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़े को कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया। इसने मुसलमानों को ताजिया निकालने एवं मुसलमान स्त्रियों को पीरों तथा संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंधित लगा दिया। गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोधी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 ईस्वी को हो गया। इसी दिन इसका पुत्र इब्राहिम शाह की उपाधि से आगरा के सिंहासन में बैठा। संभवतः दिल्ली के सुल्तानों में सिकंदर लोधी प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों मुख्यतः होली में भाग लेता था। दिल्ली की मोठ मस्जिद सिकंदर लोधी के प्रधानमंत्री वजीर मियां भूइया ने 1505 में बनवाया था। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी बाबर से हार गया। इस युद्ध में वह मारा गया। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी ने बाबर से हार गया। इस युद्ध में वह मारा गया। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खान लोधी एवं इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खान ने दिया था। सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था। केंद्रीय प्रशासन का मुखिया सुल्तान बलबन एवं अलाउद्दीन के समय अमीर प्रभावित हो गए। अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पर था। लोधी वंश के शासनकाल में सल्तनत काल ने मंत्रिपरिषद को मजलिस ए खलवत कहा गया। मजलिस ए खास में मजलिस ए खलवत की बैठक होती थी। बार ए खास जिसमें सुल्तान सभी दरबारियों, खानों, अमीरों, मालिकों और अन्य रईसों को बुलाता था। बार ए आजम सुल्तान राजकीय कार्यों का अधिकांश भाग पूरा करता था। मंत्री एवं इससे संबंधित विभाग। मंत्री वजीर प्रधानमंत्री राजस्व विभाग का प्रमुख था। मुशरिफ ए ममालिक प्रांतों महालेखार था। प्रांतों एवं अन्य विभागों से प्राप्त आय एवं व्यय का लेखा जोखा करता था। मजमूदार उधार दिए गए धन का हिसाब रखता। खाजीन कोषाध्यक्ष आरिज मुमलिक दीवान ए अर्ज अथवा सैन्य विभाग का प्रमुख था। सद्र उस सुदूर धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख था। काजी उल कजात सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी था। बरीद ए मुमालिक गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी था। वकील ए दर सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं को देखभाल। दीवान ए खैरात दान विभाग था। दीवान ए बंदगान दास विभाग था। दीवान ए इस्तिहाक पेंशन विभाग था। विभाग या बनाने वाला सुल्तान। दीवान ए मुस्तखराज वित्त विभाग अलाउद्दीन के लिए बनाया था। दीवान ए कोही कृषि विभाग मोहम्मद बिन तुगलक बनाया था। दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग बलबन बनाया था। दीवान ए बंदगान फिरोज शाह तुगलक। दीवान ए खैरात फिरोज शाह तुगलक बनाया था। दीवान ए इस्तिहाक फिरोज शाह तुगलक बनाया था। सल्तनत काल के में दीवाने रियासत धार्मिक मामलों, पवित्र स्थानों तथा योग विद्वानों और धर्म पराये लोगों को वजीफा देता था। इसका अध्यक्ष प्रमुख सदर होता था जो साधारणतः प्रधान काजी होता था। यह न्याय विभाग का भी अध्यक्ष होता था। दीवाने ईसा नामक विभाग राज्य के पत्राचार से संबंध रखता था। साम्राज्य के विभिन्न भागों में चल रही गतिविधियों को पूर्ण जानकारी के लिए दूतों की नियुक्ति की जाती थी। दूत
वरीद कहलाते। शासक में सबसे ज़्यादा विश्वास पात्र लोग मुख्य वरीद के पत्र पर नियुक्त किए जाते थे। लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज तुगलक ने की थी। यह विभाग नहरों तथा सार्वजनिक भवनों का निर्माण करता था। सल्तनत अनेक प्रांतों में बटा हुआ था, जिसने इक्ता या सूबा कहा जाता था। यहाँ का शासन नायब या वली मुक्ति होता था। इक्ताओं को शासकों जिलों में विभाजित किया गया था, जहाँ का प्रमुख अधिकारी सिकंदर होता था, जो एक सैनिक अधिकारी था। राजस्व कर व्यवस्था। उस्र, मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि को उस्र कहा जाता है। उस्र, मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि। खराज, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर। खराज, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर। ज़कात, मुसलमानों पर धार्मिक और संपत्ति का 40वां हिस्सा। जजिया, गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर। नोट, खम्स, यह लूटे हुए धन, खानों अथवा भूमि में गड़े हुए खजानों से प्राप्त संपत्ति का 1/5 भाग था, जिस पर सुल्तान का अधिकार था, तथा शेष 4/5 भाग पर उसके सैनिकों अथवा खजाने को प्राप्त करने वाले व्यक्ति का अधिकार होता था। परंतु फिरोज तुगलक को छोड़कर अन्य सभी शासकों ने 4/5 हिस्सा स्वयं अपने लिया। सुल्तान सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजानों में से कोई हिस्सा नहीं लिया। सिखों को परगनों में विभाजित किया गया। अमील परगने का मुख्य अधिकारी था और मुशरिफ लगान को निश्चित करने वाला अधिकारी था। एक शहर या 100 गांवों के शासन की देखरेख अमीर ए साधा नामक अधिकारी करता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होता था। ग्राम में सबसे अधिक प्रभावशाली लोग खुद छोटे जमींदार और मुकद्दम मुखिया होते थे। ग्राम का एक पटवारी होता था। सुल्तान को अस्थायी सेना का खासखेल नाम दिया गया। सुल्तान की अस्थायी सेना का खासखेल नाम दिया गया। मंगोल सेना के वर्गीकरण की दशमलव प्रणाली को सल्तनतकालीन सैन्य व्यवस्था का आधार बनाया गया। सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को मंगलिक एवं आराद कहा जाता था। 10 अश्वारोही बराबर एक सर एक खेल होता था। 10 सर एक खेल बराबर एक सिपहासलकार होता था। 10 सिपहासलकार में एक अमीर होता था। 10 अमीर बराबर एक मलिक होता था। 10 मलिक बराबर एक खान होता था। अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रथा को समाप्त कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रथा को समाप्त कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रथा को समाप्त कर दिया। इक्ता प्रथा की दोबारा शुरुआत फिरोज तुगलक ने की थी। इक्ता प्रथा का दोबारा शुरुआत फिरोज तुगलक ने की थी। सुल्तान काल में अच्छी नस्ल के घोड़े तुर्की, अरब एवं रूस से मंगवाए जाते थे। हाथी मुख्यतः बंगाल से मंगवाए जाते थे। सल्तनतकालीन कानून शरीयत, कुरान एवं हदीस पर आधारित था। मुस्लिम कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोत थे: कुरान, हदीस, इजमा एवं कयास। मुस्लिम कानून के 4 महत्वपूर्ण कुरान, हदीस, इजमा एवं कयास। सुल्तान सप्ताह में 2 बार दरबार में न्याय करने के लिए उपस्थित होता था। सुल्तान काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को मुक्ताई कहा गया है। स्थान प्रसिद्धि के कारण सरस्वती अच्छी किस्म के लिए चावल था। अनिवार्य व्यापारियों का तीर्थ स्थल के रूप में था। सतगांव रेशमी रजाइयों के लिए था। आगरा नील उत्पादन के लिए था। बनारस सोना चांदी एवं जड़ी काम के लिए था। सरस्वती अच्छी किस्म के चावल के लिए था। अनिवार्य व्यापारियों का तीर्थ स्थल के रूप में था। सतगांव रेशमी रजाइयों के लिए था। आगरा नील उत्पादन के लिए था। बनारस सोने चांदी एवं जड़ी काम के लिए था। भूमि की नाप जोख करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निदान मसाहत कहलाता था। इसकी शुरुआत अलाउद्दीन ने की थी। पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि खालसा भूमि कहलाती थी। अलाउद्दीन ने दान दी गई अधिकांश भूमि को छीनकर खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। सल्तनतकालीन मुद्रा व्यवस्था चांदी के टंके और तांबे के दिरहम पर आधारित था। देवल सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। देवल सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। जियोग्राफी भूगोल। पवन विंड। पृथ्वी के धरातल पर वायुदाब में क्षैतिज विषमताओं के कारण हवा उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर बहती। क्षैतिज रूप से इस गतिशील हवा को पवन कहते हैं। ऊर्ध्वाधर दिशा में गतिशील हवा के वायुधारा कहते हैं। यदि पृथ्वी स्थिर होता है और उसका धरातल समतल हो तो उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र से सीधे निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर समदाब रेखाओं पर समकोण बनाती हुई चलती, परंतु वास्तविक स्थिति यह है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है और उसका धरातल समय समतल नहीं है। अतः पवन कई कारणों के प्रभावाधीन
अपनी दिशा में परिवर्तित करती हुई चलती है। ये कारण है दाब प्रवणता बल, कोरोलिस प्रभाव, अभिकेंद्रीय त्वरण, भू घर्षण। कोरोलिस प्रभाव क्या होता है? कोरोलिस इफेक्ट, पृथ्वी के घूर्णन के कारण पौने अपनी मूल दिशा में विचलित हो जाती है। इसे कोरोलिस बल कहते हैं। इसका नाम फ्रांसीसी वैज्ञानिक के नाम पर पड़ा है जिसने सबसे पहले इस बल के प्रभाव का 1844 में किया था। इस बल के प्रभावाधीन उत्तरी गोलार्ध में पौने दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है। इस विपक्ष को फेरल नाम वैज्ञानिक ने सिद्ध किया था तथा इसे फेरल का नियम कहते हैं। इसे बाइज-बेलेट नियम द्वारा भी समझा जा सकता है। इस नियम के अनुसार यदि कोई व्यक्ति उत्तरी गोलार्ध में पवन की ओर पीठ करके खड़ा हो तो उच्च दाब उसके दाईं ओर तथा निम्न दाब उसके बाईं ओर होगा। दक्षिणी गोलार्ध में स्थिति इसके ठीक विपरीत होगी। कोरोलिस बल अक्षांशों के कोण के सीधा समानुपात में बढ़ता है। यह ध्रुवों पर सर्वाधिक एवं विषुवत वृत्त पर अनुपस्थित होता है। यानी ध्रुवों पर पवनों की दिशा में अधिकतम विक्षेप और विषुवत रेखा पर पवनों की दिशा में कोई विक्षेप नहीं होता है। कोरोलिस बल दाब प्रवणता के समकोण पर कार्य करता है। दाब प्रवणता जब बल समदाब रेखाओं को समकोण पर होता है। जितनी दाब प्रवणता अधिक होगी पवनों का वेग उतना ही अधिक होगा और पवनों की दिशा उतनी ही अधिक विवेचित होगा। इन दो बलों के एक दूसरे से समकोण पर होने के कारण निम्न दाब क्षेत्रों में पवनें इसी के इर्द गिर्द बहती है। विषुवत वृत्त पर कोरियोलिस बल शून्य होता है और पवनें समदाब रेखाओं के समकोण पर बहती है। अतः निम्न दाब क्षेत्र और अधिक गहन होने के बजाय पूरित हो जाता है। यही कारण है कि विषुवत वृत्त के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं बनते। पवन निम्न प्रकार के होते हैं: प्रचलित पवन, मौसमी पवन और स्थानीय पवन। प्रचलित पवन क्या होता है? पृथ्वी के विस्तृत क्षेत्र पर एक ही दिशा में वर्ष भर चलने वाली पवन को प्रचलित पवन या अस्थायी पवन कहते हैं। अस्थायी पवनें एक वायु भार कटिबंध से दूसरे वायु भार कटिबंध की ओर नियमित रूप से चला करती है। इसी कारण इसके उदाहरण है पछुआ पवन, व्यापारिक पवन और ध्रुवीय पवन। प्रचलित पवन के उदाहरण है। पछुआ पवन क्या है? दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर चलने वाली अस्थायी हवा को इनके पश्चिम दिशा के कारण पछुआ पवन कहा जाता है। पछुआ पवन का सर्वश्रेष्ठ विकास 40 डिग्री से 65 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। यहाँ के इन अक्षांशों का गरजना चालीसा, प्रचंड 50 तथा चिखता 60 कहा जाता है। यह सभी नाम नाविकों के दिए हुए हैं। व्यापारिक पवन क्या है? लगभग 30 डिग्री उत्तर और दक्षिणी अक्षांशों के क्षेत्रों का उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर दोनों गोलार्धों में वर्ष भर निरंतर प्रभावित होने वाले पवन को व्यापारिक पवन कहा जाता है। कोरियोलिस बल और फेरल के नियम के कारण उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर विवेचित हो जाता है। स्थानीय शीतल हवाएं। बिलीवाव अलास्का में बिलीवाव अलास्का में बिलीवाव हवाएं अलास्का में है। बिलीवाव हवाएं अलास्का में। बोरा हवाएं एड्रियाटिक तट में है। बोरा हवाएं एड्रियाटिक तट में। मिस्ट्रल हवाएं स्पेन एवं फ्रांस में। बुराई यानी कि बुरान हवाएं रूस में। बाइज हवाएं दक्षिण फ्रांस में। पैम्पीरो हवा अर्जेंटीना में। फ्रियाजियम ब्राज़ील में। नार्दर संयुक्त राज्य अमेरिका में। नॉर्टी संयुक्त राज्य अमेरिका में। पोनेंटी हवा दक्षिणी अफ्रीका में। पैबागायो हवा मैक्सिको में। मेस्ट्रेल हवा उत्तरी इटली में। नेवाडोस हवा इक्वाडोर में। बिलीविली हवा ऑस्ट्रेलिया में। सिस्टान हवा पूर्वी ईरान में। हबूब हवा सूडान में। पुर्गा हवा टुंड्रा प्रदेश में। केप डॉक्टर हवा दक्षिण अफ्रीका गणतंत्र में। इसे टेबल ब्लॉक कहते हैं।
ध्रुवीय पवन क्या होता है? ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटियों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटियों की ओर प्रवाहित पवन को ध्रुवीय पवन के नाम से जाना जाता है। उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर होता है। मौसमी पवन क्या होता है? मौसम या समय के परिवर्तन के साथ जिन पवनों की दिशा बदल जाती है उन्हें मौसमी पवन कहते हैं, जैसे मानसून पवन, स्थलीय समीर या समुद्री पवन। स्थलीय समुद्र समीर क्या होता है? ऊष्मा के अवशोषण तथा हस्तांतरण में स्थल समुद्र में भिन्नता पाई जाती है। दिन के दौरान स्थल भाग समुद्र की अपेक्षा अधिक गर्म हो जाता है, अतः स्थल पर हवाएं ऊपर उठती है और निम्न दाब क्षेत्र बनता है, जबकि समुद्र अपेक्षाकृत ठंडे रहता है और ऊन पर उच्च वायुदाब बना रहता है। इससे समुद्र से स्थल की ओर दाब प्रवणता उत्पन्न होता है और पवनी समुद्र से स्थल की तरफ समुद्र समीर के रूप में प्रवाहित होती है। रात्रि में इसके एकदम विपरीत प्रक्रिया होता है। स्थल समुद्र की अपेक्षा जल्दी ठंड हो जाता है। दाब प्रवणता स्थल से समुद्र की तरफ होने पर स्थल समीर प्रवाहित होता है। स्थानीय पवन प्रमुख गर्म स्थानीय पवन कौन कौन सा है? चिनूक, यह संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रॉकी पर्वत श्रेणी में पूर्वी ढाल से साथ चलने वाला गर्म या शुष्क पवन है। चिनूक हवा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के में लाभदायक पवन है। यह पवन रॉकी पर्वत के पूर्व के पशुपालकों के लिए एक बड़ा ही लाभदायक है, क्योंकि शीतकाल की अधिकांश अवधि में यह बर्फ का पिघलाकर चरागाहों को उर्फ से मुक्त कर रखता है। फोन क्या है? यह आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल के नीचे उतरने वाली गर्म शुष्क हवा है। फोन हवा यह आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल से नीचे उतरने वाली गर्म शुष्क हवा है। इसका सर्वाधिक प्रभाव स्विट्जरलैंड में होता है। इसके प्रभाव से बर्फ पिघल जाता है और पशु चारकों के लिए चारागाह मिल जाता है। इसके प्रभाव से अंगूर जल्दी पक जाता है। फोन हवा से अंगूर जल्दी पक जाता है। फोन हवा से अंगूर जल्दी पक जाता है। हरमटन हवा यह सहारा रेगिस्तान से उत्तर पूर्व से दिशा में चलने वाली गर्म शुष्क हवा है। यह पवन सहारा से गिनी तट की ओर बहती है। गिनी तटपड़ी से डॉक्टर हवा भी कहा जाता है। हरमटन को गिनी तटपड़ी से डॉक्टर हवा भी कहा जाता है। सिरोको यह सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर बहने वाली धूल से जल्द लदी गर्म हवा है। यह भूमध्य सागर पार करती है तथा आर्द्र हो जाती है और इटली पहुंच जाती है। इसके अन्य स्थानीय नाम भी है, जैसे खामसिन मिस्र, गिबिल लीबिया में, चिली ट्यूनिसिया में, लेस्ट मैड्रिया में, सिरोको इटली में और लेबेन स्पेन में। सीमूम यह अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म शुष्क हवा है। ब्लैक रोलर यह उत्तरी अमेरिका के विशाल मैदान में दक्षिणी पश्चिमी या उत्तरी पश्चिमी देश तेज धूल भरी चलने वाली आंधी है। बिग फील्डर यह ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में चलने वाली गर्म शुष्क हवा है। नॉर्वेस्टर यह न्यूजीलैंड में उच्च पर्वतों से उतरने वाला गर्म शुष्क हवा है। शामल यह इराक एवं फारस की खाड़ी में चलने वाली गर्म शुष्क हवा है। सांता आना यह दक्षिणी कैलिफोर्निया में सांता आना घाटी से चलने वाली गर्म शुष्क धूल भरी आंधी है। कोयम्बैग यह जावा इंडोनेशिया में बहने वाला गर्म हवा है। यह तंबाकू खेती के काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। कोयम्बैग कुछ अन्य गर्म हवाएं जो अन्य स्थान है। ट्रॉम्पटेन हवा मध्य यूरोप में है। आयाला हवा फ्रांस में है। वर्गस हवा दक्षिण अफ्रीका में है। सुखोवे रूस एवं कजाकिस्तान में है। बागियो हवा फिलीपींस और द्वीप समूह। गाड़िच हवा दक्षिणी पूर्व ईरान में है। लू उत्तरी भारत में है। सैलोनो दक्षिण पूर्वी स्पेन में है। सामुन हवा ईरान में है। ट्रैम्टोन हवा मध्य यूरोप में है। ट्रैम्टोन हवा मध्य यूरोप में है। आयाला फ्रांस में है। वर्गिस हवा दक्षिण अफ्रीका में है। सुखोवे रूस एवं कजाकिस्तान में है। बागियो फिलीपींस द्वीप समूह में है। गाड़िच दक्षिण पूर्वी ईरान में है। लू उत्तरी भारत में है। सैलोनो दक्षिणी पूर्वी स्पेन। सामुन ईरान में है। कोयम्बैग यह जावा इंडोनेशिया में बहने वाली गर्म हवा या तंबाकू खेती की काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। जेट प्रवाह जेट स्ट्रीम क्षोभ मंडल की ऊपरी परत में बहुत तीव्र गति से चलने वाले सैकड़े नलिकाकार या विसर्पी पवन प्रवाह को जेट प्रवाह कहते हैं। 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर पश्चिम में पूर्व की ओर प्रवाहित होता है। यह दोनों गोलार्धों में पाया जाता है, परंतु उत्तरी गोलार्ध में यह अधिक शक्तिशाली होता है। इसमें वायु 120 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है। जेट प्रवाह वायुमंडलीय विक्षोभों, चक्रवात, प्रति चक्रवात, तूफान और वर्षा को उत्पन्न करने में सहायक होता है। आधुनिक
खोजों के अनुसार एशिया में मानसून पवनों के कारण जेट प्रवाह माना जाता है। यह पृथ्वी पर तापमान के वितरण का संतुलन बनाने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वायु राशियाँ क्या है? एयर मासेज क्या है? वायुमंडल का वह विशाल एवं विस्तृत भाग जिसमें तापमान एवं आर्द्रता के भौतिक लक्षण क्षैतिज दिशा में समरूप हो वायु राशि कहलाता है। सामान्यतः वायु राशि सैकड़ों किलोमीटर तक विस्तृत होता है। यह वायु राशि से कई परतों होती है जो एक दूसरे के ऊपर क्षैतिज दिशा में फैली होती है। प्रत्येक परत में वायु के तापमान तथा आर्द्रता की स्थिति लगभग समान होती है। यह जलवायु तथा मौसम के अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वाताग्र क्या होता है? फ्रंट्स क्या होता है? जब दो विभिन्न प्रकार की वायु राशियाँ मिलती है तो उनके मध्य सीमा क्षेत्र को वाताग्र कहते हैं। वाताग्र 4 प्रकार के होते हैं: शीत वाताग्र, उष्ण वाताग्र, अचर वाताग्र, अधिवृष्टि वाताग्र। शीत वाताग्र क्या होता है? जब शीतल एवं भारी वायु आक्रमण रूप में उष्ण वायु राशियों को ऊपर धकेलती है, इसके संपर्क क्षेत्र को शीत वाताग्र कहते हैं। वाताग्र कितना होता है? वाताग्र 4 प्रकार के होता है: शीत वाताग्र, उष्ण वाताग्र, अचर वाताग्र, अधिवृष्ट वाताग्र। उष्ण वाताग्र क्या होता है? यदि गर्म वायु राशियों आक्रामक रूप में ठंडी वायु राशियों के ऊपर चढ़ती है तो इस संपर्क क्षेत्र को उष्ण वाताग्र कहते हैं। अचर वाताग्र क्या है? जब वाताग्र स्थिर हो जाता है तो इन्हें अचर वाताग्र कहा जाता है, अर्थात ऐसे वाताग्र जब कोई भी वायु ऊपर नहीं उठती। अधिवृष्ट वाताग्र क्या है? यदि एक वायु राशि पूर्णतः धरातल के ऊपर उठ जाए तो ऐसे वाताग्र को अधिवृष्ट वाताग्र कहते हैं। नोट: वाताग्र मध्य अक्षांशों में निर्मित होता है और तीव्र वायुदाब एवं तापमान प्रवणता इनकी विशेषता है। यह तापमान से अचानक बदलाव लाते हैं तथा इसी कारण वायु ऊपर उठती है, बादल बनते हैं तथा वर्षा होती है। बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात क्या है? एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन वे चक्रवातीय वायु प्रणालियाँ जो उष्ण कटिबंध से दूर मध्य एवं उच्च अक्षांशों में विकसित होती है उन्हें बहिरुष्ण या शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। मध्य तथा उच्च अक्षांशों में जिस क्षेत्र से गुजरते हैं वहाँ मौसम संबंधी अवस्थाओं में अचानक तेजी से बदलाव होते हैं। बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात